उस वक्त जनाब चेयरमैन ये कम्युनिकेशन का ये निजाम नहीं था जो आज है। न इस तरह के टेलीफोन थे, न इस तरह का मोबाइल थे। वहां सिर्फ एक ही जरिया था कि वो खत लिखा करता था। वो कोई 8 महीने अपने घर वालों को खत लिखता रहा, घर से कोई जवाब नहीं गया। रहमान मलिक साहब अगर बैठ जाए तो मैं अपनी बात मुकम्मल करूं। जी आप करेंगे। 9वें महीने में उसने अपने एक उस्ताद को खत लिखा जो उस मोहल्ले उस गांव का था। उसमें उसने लिखा कि मैं बहुत परेशान हूं, रात को नींदें नहीं आती, 8 महीने से ना गांव की कोई खबर है, ना मोहल्ले की खबर है, ना घर की खबर है। मैं खत लिखता हूं, कोई जवाब नहीं आता। मेहरबानी करके मुझे बताएं कि हमारे क्या हालात है। वो आज के पाकिस्तान के हालात के साथ बड़ा मुवाजना करने में जा रहा हूं, तो मैंने कहा कि इस तरह ये मैं आपकी मिसाल दूं। तो उसके उस्ताद ने उसे खत लिखा और कोई 3 हफ्ते बाद उसे खत मिला। पहले जब उसने खोला बड़ा खुश था, उसने पढ़ना शुरू किया तो सबसे ऊपर लिखा हुआ था, फिक्र न करो यहां सब खैरियत है। कुछ ही दिन पहले यहां शदीद बारिश हुई है, घर का एक पोर्शन गिरा है जिसमें तुम्हारी वालदा की डेथ हो गई है, बाकी फिक्र न करो, बाकी सब खैरियत है। फिर वो साथी कहता है कि उसी बारिशों के तूफान में हमारे मोहल्ले के, हमारे गांव के कई घर बह गए हैं, उनमें बहुत सारे लोग की डेथ हो गई है, वो दुनिया से चले गए, लेकिन आप फिक्र न करें, बाकी सब खैरियत है। फिर उसे लगता है कि कुछ दिन पहले एक नई हुकूमत आई है, वो हुकूमत आने के बाद यहां हमारे यहां जो कारखाना लगा हुआ था वो कारखाना बंद हो गया है। तुम्हारा वालिद घर वापस आ गया है, अब उसे नौकरी नहीं मिलती, पिछले 8 महीनों से उसके पास कोई काम नहीं है। इस परेशानी की वजह से वो अब बीमार रहता है और घर से बाहर नहीं निकल सकता, और जो घर में उसने जमा पूंजी की हुई थी सारा खर्चा उससे हो गया है। फिक्र न करना, बाकी सब खैरियत है। लगता है कि तुम्हारी बहन की जो मंगनी हुई थी वो टूट गई है, उनको पता चल गया है कि आपके घर के हालात अच्छे नहीं है, और चूंकि वो बार बार कह रहे थे शादी, और आपके घर ऐसे अच्छे नहीं थे कि आप उसकी शादी कर सकें, लिहाजा उसका रिश्ता टूट गया, पर आप फिक्र न करना, बाकी सब खैरियत है। और फिर आखिर में उसको लगता है कि वो तो तुम्हारा भाई छोटा, वो जो कॉलेज स्कूल जाया करता था, वो स्कूल में फीस न होने की वजह से वालिद के पास उसको निकाल दिया गया है। अब वो छोटी मोटी चोरी कर लेता है कहीं से। पिछले दिन पुलिस उसको उठा के ले गई है, किसी के पास इतने पैसे नहीं थे कि जाते और वकील करते और उसको हम छोड़वाते, लेकिन ये एक मामला हुआ है कि वो सच्चो मेरा शागिर्द था, उससे मैंने इसको छुड़वाया है, बाकी सब खैर खैरियत है, तुम फिक्र न करना। यही बात पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी हमें हर वक्त बताता है। हम कहते हैं इकॉनमी डूब रही है, कहता है आप फिक्र न करना, मैं इसको ठीक करूंगा, लेकिन हालात हमारे उस घर पे। हम कहते हैं नौकरियां लोगों को देने के बजाय नौकरियों से लोगों को निकाल रहे हैं, वो कहते हैं फिक्र न करना, मैं अभी अंडा और मुर्गियों की एक कारोबार शुरू करने वाला है, इस कारोबार से पैसे पैदा होंगे, आप फिक्र न करना। हम कहते हैं जनाब अली ये कीमतें आसमान पे पहुंच गई हैं, लोगों ने अरबों रुपए कमाया है, इनका कोई हिसाब पूछे, वो कहता है फिक्र न करना, कराची के समुद्र से बहुत बड़ा तेल निकलने वाला है, बस वो तेल निकलेगा तो सारा पाकिस्तान मारा माल हो जाएगा, आप फिक्र न करना। फिर हम जब उससे कभी पूछते हैं कि जनाब प्राइम मिनिस्टर जो आपने कौन से वादा किया था कि हम आपके लिए ये बेहतरी लेके आएंगे, आज वो लोग चिल्ला के पूछते हैं जनाब चेयरमैन, आखिर में वो ये कहते हैं कि अब कट्टे और भैंसे हम देने शुरू कर दिए, आप फिक्र न करना कि इस मुल्क की इकॉनमी ठीक हो जाए। जनाब चेयरमैन, थैंक यू सर, मुझे मेहरबानी करके 1 मिनट, ये क्यों ये मामला कर रहे हैं? आज इस मामले को अगर सीरियस न लिया गया, सिर्फ इल्जामात की यात्रा की रखा गया, तो हमारा हशर भी उस देहाती के गांव तरह हो जाएगा इस मुल्क का, अल्लाह न करे जिसके साथ ये चला रहे। आज वजह उसकी जरूरी है, मैं वजह बयान करूंगा कि ये वजह जनाब चेयरमैन इसलिए है कि जिन लोगों को इन्होंने बिठाया हुआ है इस इकॉनमी ठीक करने के लिए, उनका सारा फोकस है दूसरी सियासी जमातों को गाली देने में, उन्हें इल्जाम देने में। ये कितने शोध मत से कहा करते थे कि ये जो केसेस हम बनाएंगे, अकाउंटेबिलिटी करेंगे, और इन लोगों को हम लेके आए और इनसे अरबों रुपया वसूल करेंगे। वो सारी बातें जब इनसे हम आज
सवाल करता हूं, मैं इनसे पूछता हूं, इनका यहां फ्रंट रो आप देख लें, कोई आदमी इनका जवाब देने वाला नहीं है। ये पाकिस्तान के लोग इसलिए जनाब चेयरमैन जो बहुत ज्यादा जो मुश्किल है कि कोई लोगों को रास्ता नजर नहीं आ रहा। जब बेयकीनी का आलम हो जाए, जब ये लोगों को समझ आ जाए कि इस मुल्क में कोई हालात बदलने वाले नहीं है, जब उन्हें यकीन हो जाए कि ये वो लोग हैं जो इक़्तिदार में आज बैठे हुए हैं, जिनके पास कोई रोड मैप नहीं है और कोई हमें निकाल नहीं सकते, फिर जनाब चेयरमैन उन हालातों में बहुत बड़ा नुकसान होने का खतरा है। मुझे यकीन है कि आज की डिस्कशन में जब इनके ऊपर मिनिस्टर आएंगे, हमें गाड़ी जरूर दें, हमें जरूर चोर डाकू कहें, लेकिन मेहरबानी करके अपने 16 महीनों की कारकर्दगी बनाएं। जनाब चेयरमैन, ये आखिरी 3-4 शेर आज सारे पढ़ रहे हैं। शिबली फराज साहब जब हम शेर पढ़ते तो कहते हैं गलत पढ़ते हैं, और जब इनके पीछे से कोई पढ़ रहा हो तो उसको नहीं बताते। तो अगर आप इजाजत देते तो मैं 3-4 शेर हम भी इनकी नजर कर दें। जिस देश में आटे चीनी का बुरान फलक तक जा पहुंचे, जिस देश में पानी बिजली का फुकदान हलक तक जा पहुंचे, जिस देश के 4 चौराहे पर, देश के हर चौराहे पर 2-4 भिखारी फिरते हों, जिस देश में रोज जहाजों से इमदादी थैले गिरते हों, जिस देश में गुर्बत माओ से बच्चे नीलाम कराती हो, जिस देश के ओहदेदारों ओहदे न संभाले जाते हों, जिस देश के सादा लो इंसानों को वादों पे टाला जाता हो, उस देश के हर हुक्मरान पर सवाल उठाना लाजम है। उस देश के हर एक हाकिम को सूली पे चढ़ाना लाजम है, सूली पे चढ़ाना।